अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नोमान बटाविया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके कोर्स आउटलाइन में एक एरिया है जो स्पेशलाइज अकाउंट्स का है। यानी स्पेशलाइज अकाउंट्स एग्जामिनर आपसे टेस्ट करता है और नॉर्मली इंश्योरेंस वगैरह यानी इंश्योरेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड्स, इस पर स्टूडेंट की काफ़ी अच्छी ग्रिप होती है और वही ज़्यादातर टेस्ट भी होता है आपके एग्ज़ाम में। लेकिन रीसेंट पास्ट में हमने देखा है कि आईकेप IFS 2 यानी इजारा का स्टैंडर्ड एक बार टेस्ट कर चुका है और IFRS और SMEs की तरफ भी वो जा चुका है 2 बार। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना IFS 1 के लिए एक वीडियो बनाई जाए, ताकि इससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाए और किसी दिन अगर ये टॉपिक टेस्ट हो जाए, जो कि मोस्ट फेवरेट बन सकता है क्योंकि इसके सराउंडिंग्स के 2 एरियाज टेस्ट हो चुके हैं, तो इस पर आपकी ग्रिप हो। तो अगर आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसको लेवल 1 पे टेस्ट करना चाहता है जो इसने अपनी ग्रेड में लिखा हुआ है। तो हम इसको इस हद तक कवर करेंगे कि आपका ये पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस क्वेश्चन को एग्जामिनर 2 तरीक़ों से टेस्ट कर सकता है। एक होगा जिसमें वो कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता है इस टॉपिक का, और दूसरे में इसकी अकाउंटिंग पे बात कर सकता है। स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मेरा नाम नोमान बटाविया है और मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूं और करेंटली मैं एक फर्म में जॉब करता हूं और आई एम आल्सो विजिटिंग फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, इसके अलावा मैं जो टॉपिक्स कवर करूंगा अपने इस फर्म जॉब होल्डर, फाइन, इसके अलावा जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा आप लोगों के साथ वो होंगे IFS 2 और IFRS फॉर SMEs और ISAPS और IFS 3। ये जो स्पेशलाइज का एरिया है ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कवर करूंगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्चुअली कि मुराबा है क्या, यानी अगर ये टॉपिक हमसे टेस्ट हो जाए तो इस हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मुराबा बेसिकली। इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं व्हाट इज़ मुराबा बिफोर मतलब इस डेफिनेशन को पढ़े बगैर, जो आपकी टेक्स्ट में ही दी गई है, स्टेट टेक्स्ट में ये डेफिनेशन दी गई है, तो इसको पढ़े बगैर अगर मैं सिर्फ आपसे ऐसे ही बात करूं कि नॉर्मली लेट्स से मैं एक शॉप पर गया और मैंने एक मोबाइल परचेज किया, और मोबाइल जब मैंने परचेज किया तो मैंने दुकानदार से कहा भाई ये कितने का है, लेट्स से सैमसंग का कोई फ़ोन है। तो उसने मुझे कहा कि ये आपको पड़ेगा जनाब 1 लाख रुपए का। और मैंने उससे कहा कि यार कुछ कम नहीं होंगे, तो उसने कहा यार कसम खा के कह रहा हूँ कि इसकी जो मुझे खरीद है यानी जो कॉस्ट है वो है लेट्स से 98,000 रुपीज़। यानी क्या हुआ, दुकानदार ने आपको कॉस्ट बता दी और अपना प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसकी, वो उसने आपको डिक्लेयर कर दी 2,000 रुपये। दिस इज सिंपल मुरहाबा, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें बायर को कॉस्ट भी पता हो, यानी उसकी परचेज कॉस्ट पता हो कि सेलर जो बेच रहा है उसकी कॉस्ट कितनी थी और उस पर प्रॉफिट कितना रख रहा है। अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको ये 2 बातें पता हो, दिस इज अ सिंपल मुराहबा ट्रांजैक्शन। मुराहबा एक सेलिंग ट्रांजैक्शन है। अच्छा, नॉर्मली जब हम कोई मार्केट जाते हैं और कोई चीज़ परचेज करते हैं, जस्ट लाइक आप फ्रूट मार्केट गए और आपने फ्रूट परचेज कर लिया और आपने दुकानदार से कहा कि भाई ये वाला मैंगो का सीजन है, लेट से आम कितने के हैं, तो उसने कहा लेट से 60 रुपए किलो। तो ये जो 60 रुपए किलो इसने आपसे कहा, और इस आपने से ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हें खरीद कितने की है, जैसे उसने आपको 60 रुपए किलो कहा और आप लेके घर आ गए, दिस इज कॉल्ड मुसावमा। यानी जहां पर मुझे कॉस्ट प्राइस ना पता हो कि बेचने वाले को कितने की पड़ी है, तो दैट इज मुसावमा। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सेल, और मुराहबा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सेल। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको पूरी वीडियो के अंदर ना समझ आए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं जो IFS 1 के अंदर दी गई है और आपके स्टेट टेक्स्ट में भी उसी को कॉपी किया गया है। IFS 1 एक स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग का, इस्लामिक स्टैंडर्ड है इस्लामिक ट्रांजेक्शन्स का, और इसे इशू आईकेप ने किया है और ये स्टैंडर्ड आपको पूरा आईकेप की वेबसाइट पे भी इसकी इजीली कॉपी अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा जी, मुराबा है क्या? मुराबा इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सेल, यानी जैसे मैंने भी आपसे बताया कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सेल है वेयर जहाँ पर सेलर एक्सप्रेसली मेंशन करता है कॉस्ट, कि देखो भाई मुझे ये 98,000 रुपये का फ़ोन पड़ा है, यानी मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ दैट इज इनकर्ड ऑन द कमोडिटी, यानी हमारा सैमसंग का फ़ोन
टू बी सोल्ड, जो वो बेचने जा रहा है, एंड सेल्स इट टू अनदर पर्सन बाय एडिंग सम प्रॉफिट और मार्कअप देयर ऑन व्हिच इज नोन टू द बायर, यानी बायर को पता होता है कि बेचने वाले को ये पड़ा कितने का था। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी, तो अब ये तो हो गया मुराहबा का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन नॉर्मली इसको हम एज अ इस्लामिक फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये मुराहबा का जो मॉडल है इसको एज अ इस्लामिक फाइनेंसिंग के मोड पे यूज़ किया जाता है। सर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये क्लियर किया कि आपसे पेपर में दो तरीके से ये टेस्ट हो सकता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट वो पूछ सकता है और एक उसकी अकाउंटिंग। तो अभी हम जितनी भी कवरेज कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट पर है, और इसके बाद अकाउंटिंग इंशाल्लाह हम आगे चल के इसकी देखेंगे। इस्लामिक फाइनेंसिंग के तौर पर जो यूज़ किया जाता है जस्ट लाइक इजारा जो होता है, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है, जस्ट लाइक डिमिनिशिंग मुशारका, यानी मुख्तलिफ जो इस्लामिक फाइनेंसिंग के मॉडल्स हैं लाइक मुदारबा वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से मुराहबा भी एक इस्लामिक फाइनेंसिंग की ही एग्जाम्पल है। सर ये मुराहबा इस्लामिक फाइनेंसिंग की एग्जाम्पल कैसे बनेगी? ये ऐसे बनती है कि लेट से मैं बैंक के पास गया, एक कस्टमर है वो बैंक के पास जाता है और वो बैंक से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। कस्टमर क्या कह रहा है? नॉर्मली कस्टमर यही कहता है बैंक के पास जाके कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे लोन फाइनेंस करके दे दो, मुझे लोन की ज़रूरत है। तो बैंक, इस्लामिक बैंक ये कहेगा, यानी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे ये कहेगा कि मैं आपको पैसे की मतलब सूरत में, यानी पैसे की शक्ल में मैं आपको लोन नहीं दे सकता क्योंकि ये अनइस्लामिक होगा। लिहाजा हम ऐसे करेंगे कि कस्टमर क्लाइंट मिस्टर ए, मैं तुम्हारे बिहाफ पे ये वाला, यानी जो भी तुम्हें, जिस भी नीड के लिए तुम्हें मुराहबा करना है, जिस भी चीज़ के लिए तुम्हें फाइनेंसिंग करनी है, मैं वो खरीद दूंगा। लेट से कस्टमर जो था उसका बिजनेस था बीन्स का, दालों का, फलियों का बिजनेस था, और उसको जो इन फलियों की नीड थी वो बैंक ने कहा कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे परचेज कर लूँगा और फिर मैं तुम्हें सेल कर दूँगा। अब जब मैं तुम्हें सेल करूँगा तो यकीनन मैं तुम्हें, अगर मुझे नॉर्मल ये पड़ रही है लेट से 1 लाख रुपए की, तो मैं तुम्हें 1,02,000 रुपये का नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट रख के बेचूंगा, लेट से 1,10,000 रुपये का रख के बेचूंगा। और ये मैं तुम्हें इतनी हेल्प कर दूंगा कि इसको तुम मुझे चाहो तो अगले 2 सालों में पेमेंट कर देना। क्या बात समझ आई क्लास? कि ये है तो सेल ट्रांजैक्शन ही, कि बैंक परचेज कर रहा है, बैंक बायर बन रहा है, और बैंक बाय करने के बाद सेल करेगा मिस्टर ए को, और मिस्टर ए परचेजर बन जाएंगे इस मीन्स के फ्रॉम बैंक, क्योंकि मिस्टर ए के पास पैसे तो थे नहीं। तो मिस्टर ए ने मार्केट से खरीदने की बजाय मीज़ान बैंक को या किसी भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से कहा कि आप मेरे बिहाफ पे खरीद लीजिए और आप मुझे बेच दीजिए। दिस इज कॉल्ड मुराहबा फाइनेंसिंग। अच्छा सर, हमेशा क्या बैंक ही जाके परचेज करेगा? ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं, लाजमी इसको नोट कीजिएगा। एग्जामिनर आपसे एक टेस्ट कर सकता है कि बैंक ने जाके परचेज नहीं किया। जरूरी नहीं है कि बैंक जाके परचेज करे, एजेंसी रिलेशन भी कायम हो सकता है। बैंक कहेगा देखो भाई, मुझे ये फलियों और दालों की इतनी ज़्यादा समझ तो है नहीं, मैं पता नहीं दाल और फली की जगह कुछ और उठा के ना लेकर आऊँ, तो एक काम करो, तुम मेरे एजेंट बन के चले जाओ मिस्टर ए, तुम मेरे एजेंट बन के चले जाओ मिस्टर ए, और मेरे बिहाफ पे तुम परचेज कर लो। होगा मेरा ही, यानी मालिक इसका मैं ही बनूंगा। एक्चुअल में जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो बैंक का ही होगा। परचेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है, वरना आप कहेंगे सर फायदा क्या हुआ? ये तो वही वाली बात हो गई कि वो पैसे नहीं दे रहा, एक तरीके से पैसे ही दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बैंक कह रहा है कि इसको असल में परचेज मैंने ही करना है, रिस्क और रिवॉर्ड मेरा है, तो मेरे ब्याह पे परचेज कर लो और रिस्क रिवॉर्ड मेरा होगा, और क्या कहते हैं, मैं तुम्हें इसको सेल करूंगा। यानी इसको हम थोड़े नंबर्स के अंदर कंक्लूड करें तो बैंक को अगर ये ₹1,00,000 का पड़ रहा है तो बैंक आपको, कस्टमर को बेचेगा 1,10,000 रुपए का, और इंस्टॉलमेंट्स पे कह रहा है। बैंक कह रहा है कि तुम इसको 2 साल में मुझे पेमेंट कर देना, पेमेंट टर्म्स 2 ईयर्स की होगी ऑन इंस्टॉलमेंट्स। दिस इज कॉल्ड मुराहबा फाइनेंसिंग फैसिलिटी। सर ये इतना ही सिंपल है, लेकिन जब हम इसको इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर मॉनिटर कर रहे हैं तो इस्लामिक फाइनेंसिंग ने ही इस किस्म की सेल्स को, यानी डेफर्ड ट्रांजैक्शंस वाली सेल्स की कुछ कंडीशंस बताई हैं कि किस कंडीशन में कौन सी कंडीशंस पूरी होंगी तो ये सेल इस्लामिक बनेगी, अदरवाइज ये इस्लामिक नहीं बनेगी। तो मैंने इसको जो कंक्लूड किया है उसके अंदर 7 कंडीशंस हैं। आप चाहें तो आईएफएस का स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं, अपनी स्टडी टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, आपको कंडीशंस के नंबर्स आगे पीछे मिलेंगे, लेकिन जो मैं आपको अभी कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ वो मैंने उसको 7 नंबरों में कंक्लूड किया है। तो आपका इंशाल्लाह ये कोर्स वाइज ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, इस डेफर्ड सेल को इस्लामिक टर्म के अंदर बे मुअज्जल कहते हैं।
ये आप नोट कर लीजिएगा, बे मुअज्जल कहा जाता है इस्लामिक टर्म के अंदर इसको। अगर आपसे एग्जामिनर ये टेस्ट करे एक आध नंबर के लिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता है और लेवल 1 के अंदर इसको मुश्किल तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आसान के अंदर यही पूछ सकता है कि कौन इसको क्या कहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली कंडीशन जो आपने नोट करनी है वो है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। लेट से अभी आप दाल लेने गए थे या फली लेने गए थे तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा कंडीशन इसके ऊपर है कि वो ओन्ड बाय द सेलर हो, ओन्ड बाय सेलर हो। और तीसरा वो हो कि जो इसकी जो पोजेशन है वो भी सेलर के पास हो, यानी सेलर के पास पोजेशन या तो एक्चुअल में हो या कंस्ट्रक्टिव हो। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सर एग्जिस्ट करता हो से ये मुराद है कि लेट से बैंक आपसे कहे, आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से कहा कि मुझे गाय का एक फार्म लगाना है, एक वाड़ा खोलना है। तो बैंक ने आपसे कहा कि ठीक है, जो उस गाय का बच्चा आएगा, जब गाय बच्चा देगी तो मैं आपको सेल कर दूंगा। अगर इस किस्म की कंडीशन है तो दिस सेल इज वॉइड। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, वो गाय का बच्चा, वो दालें एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब उसकी फसल पूरी हो जाएगी और आएंगी तब नहीं। दिस सब्जेक्ट मैटर, यानी जिसके लिए मुराहबा ट्रांजैक्शन हो रही है, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इस पे एग्जामिनर आपसे एक एग्जाम्पल बना के 5 नंबर के सवाल पूछ सकता है कंडीशंस पे, और बिल्कुल सिंपल सिंपल सी एग्जाम्पल्स होंगी। अगर आपके कंडीशंस के रूल क्लियर होंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। सर इसकी ऑनरशिप में होना ज़रूरी है, यानी वही रिस्क रिवॉर्ड सेलर का हो, अदरवाइज वो सेल वॉइड हो जाएगी। सर पोजेशन होनी लाजमी है, चाहे एक्चुअल हो चाहे बैंक के अपने लॉकडाउन में गोडाउन में पड़ी हुई हो, सॉरी लॉकडाउन का सीजन है फिर से लॉकडाउन निकल गया, गोडाउन में पड़ी हुई हो या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो। सर दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए टू मेक इट अ वैलिड सेल? दूसरी ये हो कि सेल जो आप करने जा रहे हैं वो फ्यूचर डेट में ना हो। सर क्या मतलब? ये प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, यानी फौरन फौरन अभी की बात होनी चाहिए, फ्यूचर बेसिस पे ना हो, और ना ही कंटीजेंट सेल हो। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्यूचर डेट से मुराद यहाँ पे ये है कि लेट से अगर आज 1 जनवरी 2020 है तो मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगा कि 15 फरवरी 2020 को मैं तुम्हें ये कमोडिटी बेचूंगा। ये फ्यूचर की डेट नहीं होगी, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस वक्त हो रही है उसकी बात होगी। फ्यूचर के लिए यानी प्रॉमिस टू सेल तो ये होगा कि मैं बेचूंगा, मगर ये सेल नहीं होगा। सर इसको प्रॉमिस टू सेल कहते हैं, इसको सेल नहीं कहते। और कंटीजेंसी से मुराद ये है कि लेट से मैं कहूँ कि अगर पाकिस्तान में 13 मार्च को बारिश हो गई, 13 मार्च 2020 को बारिश हो गई, तो ये सेल मैं तुम्हें करूंगा। यानी बैंक कह रहा है कि मैं तुम्हें मुराबा तभी तुम्हारे साथ करूंगा, या बैंक ना भी कहे, नॉर्मल मुराबा की ट्रांजैक्शन, जैसे भी हम सैमसंग का मोबाइल लेने गए थे तो वो आपसे कहे कि 13 मार्च को अगर बारिश होगी, जैसे बादल आ रहे होंगे, बारिश हो रही होगी तो मैं करूंगा, तो अगर बारिश नहीं हुई तो नहीं करूंगा, तो ये भी वॉइड हो जाएगी। इसको होने के लिए लाजमी है कि कॉन्क्रीट हो, कंटीजेंट ना हो, सर्टेन हो। सर कंडीशन नंबर 4 क्या है इस ट्रांजैक्शन के लिए? सॉरी 2 हो गई है, तीसरी हम देखने जा रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज जो सब्जेक्ट मैटर हो मस्ट बी, उसकी जो प्रॉपर्टी हो मस्ट बी अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू एंड specifically known and identified to the buyer. Identified to the buyer. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मस्ट बी अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू हो, यानी कोई ऐसी चीज हो जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है, कस्टम्स के अंदर आप कहें कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जिस या इसका कोई यूजेस ही नहीं है, यानी वो चीज अपनी असल कंडीशन खराब कर चुकी है। लेट से आप क्या कहते हैं, कोई फ्रूट्स के अगर ऊपर अगर मुराबा करने जा रहे हो, फ्रूट्स गल सड़ चुके हैं, अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मुराबा भी वैलिड नहीं होगा। और तीसरा यह है कि स्पेशली नोन एंड आइडेंटिफाइड टू द बायर हो। लेट से आप मैंगोज की एग्जांपल लें कि बैंक से आप मैंगो का मुराबा करने जा रहे हैं, तो अब जो मैंगोज हैं वो किसी स्टोर में पड़े हैं, गोडाउन में पड़े हैं, तो अब या तो जो बायर हो उसको स्पेसिफिकली पता हो कि भाई कौन से वाले आम, यानी आम की बहुत सारी टाइप्स हैं तो यही वाले, ऐसा ना हो कि बस कोई से भी आम। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन भी इसके अंदर शामिल हो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये कि पूरे गोडाउन के अंदर वो वाले आम जो वहाँ कोने में पड़े होंगे, यानी इस कमरे के कोने में पड़े होंगे, और हमने तुम्हारे आमों के ऊपर
एक लाल कलर की या एक ग्रीन कलर की या एक पीले कलर की हमने एक उसके ऊपर डोरी डाली हुई होगी, और वहां पर सिर्फ एक ही ऐसी बोरी है, एक ही ऐसा स्टोर के अंदर जगह आइटम है इसको ग्रीन बोरी पहनाई गई है और यही तुम्हें हम बेचेंगे। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जो स्पेसिफिक है, यानी या आप यूँ समझिए कि आपने किसी को प्लॉट सेल किया है और आप कहें कि इनमें से कोई एक प्लॉट, तो ये वॉइड सेल हो जाएगी। इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड एंड इट हैज टू बी असर्टेन। सर कंडीशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सर कंडीशन नंबर 4 ये है कि सब्जेक्ट मैटर फॉरबिडन ना हो। लेट से उसके अंदर सारी कंडीशंस पाई जा रही हो, बेचने वाले के पास वो एग्जिस्ट भी करता हो, उसकी ऑनरशिप में भी हो, आपको पता भी हो कि कौन सी वाली बोतल पिलाने वाला है, लेकिन अगर बोतल पिला रहा है शराब की, बोतल पिलाने वाली बात है अगर, तो ये वाली सेल वॉइड हो जाएगी। अच्छा जी, ये बहुत सिंपल था। पॉइंट नंबर 5 ये है कि डिलीवरी सर्टेन हो, कंटीजेंट ना हो, यानी जो आपने जो आइटम खरीदा है मुराबा पे, उसकी डिलीवरी भी सर्टेन हो, कंटीजेंट ना हो। यानी ऐसा ना हो अगेन कि आग लगेगी तो मैं आपको डिलीवरी करूंगा, अगेन ये गलत हो जाएगा। कोई ऐसी कंटिजेंसी ना हो, बहुत ही क्लियर हो टर्म्स, तो ये चीज़ आपकी मुराबा सेल को क्लियर कर देगी, यानी ये वैलिड बनाएगी। सब पॉइंट नंबर 6 है प्राइसिंग, यानी कोई ऐसी सेल नहीं होती जिसके अंदर प्राइसिंग की बात ना हो। तो अगेन यहाँ पे भी प्राइसिंग डे 1 पर ही बायर और सेलर के दरमियान कंफर्म हो जानी चाहिए। सर क्या मतलब? लेट से अभी हमने एग्जांपल देखी थी कि 1 लाख रुपए की अगर है परचेज बैंक को, और बैंक आपको 1,10,000 रुपए की बेच रहा है, तो अब इस सूरत में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने अर्ली पेमेंट कर दी तो बैंक आपको कहे कि जाओ मैंने तुम्हें डिस्काउंट किया। दिस इज नॉट एप्लीकेबल। या आप लेट पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक कहेगा कि अब आपकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तो प्राइसिंग का रेस करना, अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट करना, यानी दूसरे अल्फाजों में वंस द पेमेंट इज डिसाइडेड, वंस पेमेंट अगर डिसाइड हो चुकी है तो वो इन वजूहात की वजह से चेंज नहीं हो सकती। सर इस तरीके से तो हर कोई डिफ़ॉल्ट करता रहेगा और उसको पता होगा कि लेट पेमेंट करेगा तो उसको तो आपने पेमेंट ही नहीं करनी, यानी लेट पेमेंट होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ज़्यादा पैसे तो देने नहीं है, प्राइसिंग तो बढ़ेगी नहीं। तो इन दैट केस बैंक आपसे, यानी जो मुराबा सेलर है वो आपसे ज़्यादा पैसे डिमांड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन फिर वो अपने फाइनेंशियल्स के अंदर उसको चैरिटी करेगा, यानी अपने नंबर उस वो जो ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसको वो अपनी इनकम बुक नहीं कर सकता। क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है? बिल्कुल होता है। मैंने बहुत सारे इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट किया है, मुदारबास का, और मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर इस तरीके से चैरिटी का सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है बहुत सारी जगहों पे, और बिल्कुल इसी तरीके से मुराबा की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा जी, लास्ट ये है कि सेल जो होगी वो अनकंडीशनल होगी, यानी कंडीशनल सेल नहीं होगी कि बैंक कह रहा है कि अगर तुमने मेरी लड़की से शादी की या तुमने कोई ऐसी कोई कंडीशन रख दी जो नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन के कस्टम्स या जो उसकी यूजेजेस होते हैं उससे हटकर हो, यानी एक नॉन रूटीन कंडीशन हो, तो उस नॉन रूटीन कंडीशन की वजह से आपकी सेल वॉइड हो जाएगी। यानी कोई कंडीशन हो बिल्कुल हो सकती है मगर वो रूटीन बेस हो। क्लास यहाँ तक इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमने जो अब तक देखे, आइए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मुराहबा होता क्या है, और मुराहबा एक सेल की टाइप है, और उसको वैलिड बनाने के लिए हमारे पास कुछ 7 कंडीशंस हैं, और एग्जामिनर हमसे इस पे एग्जाम्पल के तौर पे सवाल पूछ सकता है एक एक नंबर का, और इसमें ये टेस्ट हो सकता है कॉन्सेप्ट। आइए अब इसकी अकाउंटिंग देखते हैं, यानी इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। IFRS 2 ने इसकी अकाउंटिंग भी बताई है, इसके मैकेनिज्म की कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब बैंक, आपको अभी मैंने बताया कि बैंक स्टॉक का यानी सेलिंग सब्जेक्ट मैटर का ऑनर बन रहा है, तो सब्जेक्ट मैटर का अगर सेलर, हमारी एग्जांपल में बैंक हमने इसने रखा है कि नॉर्मली मुराहबा फाइनेंसिंग बैंक ही करते हैं, अगर वो ऑनर बन रहा है यानी वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ले रहा है, तो उसके लिए ये जो सेलिंग सब्जेक्ट मैटर है वो इन्वेंट्री हो गया, और वो उसको IS 2 के हिसाब से ही अकाउंट फॉर करेगा, यानी उसकी डे 1 की परचेजिंग भी, और अगर कोई सेलिंग स्टॉक सेल होने से रह गया डे एंड पे, बैलेंस शीट डेट पे, तो वो अकाउंट फॉर भी IS 2 के हिसाब से करेगा, और उसको डिस्क्लोज भी IS 2 के हिसाब से करेगा, और इसकी यकीनन रिकॉर्डिंग भी IS 2 के हिसाब से होगी, यानी वही लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV।
सर क्या मतलब, हमें ये बात समझ नहीं आई। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट से बैंक ने आपको दिसंबर 31 को आपसे डील हुई है कि हम मुराबा करेंगे, या आप इसको दिसंबर 15 कर लें सेफली, और जो मुराबा का जो अग्रीमेंट है वो इंटर हुआ है 5 जनवरी को। तो स्टॉक जो आ चुका है दिसंबर 31 पे, वो बैंक के लिए स्टॉक है, इन्वेंट्री है, IS2 है, और इस पर यही रूल अप्लाई होगा। तो इसकी एक तरीके से ये बैंक का स्टॉक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपने इसको IS2 के तरीके से ही रिकॉर्ड करना है और अदर एसेट्स की हेडिंग में रिकॉर्ड करना है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा जी सर, इसकी अकाउंटिंग को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि लेट से एक स्टॉक है जो बैंक को पड़ा है 1 मिलियन का, और बैंक ने इसको जो सेल किया है मुराबा पे वो क्या है 12 लाख रुपए का, या आप इसको कर दें 14 लाख। और लेट से जो डेट ऑफ स्टॉक है, यानी जो सेलिंग डेट है, जिस दिन मुराबा एंटर होने लगा है या जो स्टॉक आ रहा है, वो आप अज्यूम कर लीजिए कि वो है नवंबर 2019। चलिए जी, अब इसको इंक्रीज के तौर पे समझते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा। तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले बैंक की किताबों में ये स्टॉक आया होगा डे 1 पे, तो सिंपल स्टॉक डेबिट होगा, परचेजेस डेबिट होगी 1 मिलियन से, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1 मिलियन से। यानी या तो अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा या बैंक क्रेडिट होगा, नॉर्मल जॉब एक स्टॉक की एंट्री बनाते हैं। अच्छा जी, अज्यूम करें कि ये नवंबर की 15 तारीख को ये मामला हुआ है, और लेट से नवंबर की 30 तारीख को मुराहबा की ट्रांजैक्शन भी हो गई, अग्रीमेंट भी साइन हो गया, और जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन मुराहबा मतलब इस्टेब्लिश हो जाएगा, और उस दिन बैंक अपने पास रिकॉर्ड करेगा मुराहबा फाइनेंसिंग डेबिट कर देगा बैंक अपने पास, क्योंकि अब ये स्टॉक स्टॉक नहीं रहा बल्कि मुराबा फाइनेंसिंग में कन्वर्ट हो गया है 1 मिलियन रुपीज से, और इस पे प्रॉफिट रिसीवेबल बुक कर लेगा 4 लाख रुपए से, और स्टॉक को क्रेडिट कर देगा 1 मिलियन रुपीज से। अच्छा क्लास, यहाँ पे एक बात नोट करने की है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि डेफर्ड सेल होती है और इंस्टॉलमेंट्स पे होती है, तो बैंक ने लेट से आपसे कहा हुआ है कि आप इसको पर मंथ मुझे पे कीजिएगा, पर मंथ इंस्टॉलमेंट दीजिएगा, और टोटल 4 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इस एग्जांपल में मैंने अज्यूम किए हैं कि 4 हैं, 4, यानी पर इंस्टॉलमेंट 3.5 लाख रुपए बैंक को आपने पैसे देने हैं बीइंग अ बायर। तो अब जब प्रॉफिट रिसीवेबल डे 1 पे जो रिसीवेबल है उसके अगेंस्ट बैंक इनकम इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकता, क्योंकि IFS 2 के अंदर, IFS 1 के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट की जो रिकॉग्निशन होगी वो उस वक्त होगी जब उसकी ड्यू रिसीविंग आपके ऊपर इस्टेब्लिश हो जाएगी। यानी इंस्टॉलमेंट के अंदर आप इसकी अकाउंटिंग ऐसी है जैसे इंस्टॉलमेंट सेल्स की होती है, कि आप जिस दिन इसको सेल कर रहे हैं उस दिन उसका प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, बल्कि आप उसका प्रॉफिट बुक करेंगे जब जब वो किस्त, यानी उस वो किस्त ड्यू हो जाएगी, तो आप उसी दिन डेफर्ड मुराहबा इनकम के नाम से इसको क्रेडिट कर देंगे। अब पहली जो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो दिसंबर 31 को ड्यू हुई है, यानी पहली इंस्टॉलमेंट, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, जो डेफर्ड मुराहबा इनकम है वो आप डेबिट कर देंगे और मुराहबा इनकम को आप क्रेडिट कर देंगे। अब सवाल ये होगा कि सर कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, तो हर इंस्टॉलमेंट अगर 3.5 लाख रुपए की है क्लास, तो इसके 2 हिस्से में कर लूँ, एक के अंदर मेरा प्रिंसिपल होगा और एक मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट होगा। यकीनन अगर मेरा 4 लाख रुपए प्रॉफिट का एलिमेंट है इस ट्रांजैक्शन पे, तो हर इंस्टॉलमेंट में लाख रुपए प्रॉफिट का एलिमेंट होगा, और जो रिमेनिंग 2.5 लाख रुपए हैं वो मेरा प्रिंसिपल का एलिमेंट होगा। तो जो प्रॉफिट का एलिमेंट होगा उससे मैं अपनी इनकम बुक कर दूंगा, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दिसंबर 31 को ही कस्टमर ने चेक भेज दिया और आपको पैसे रिसीव हो गए, तो मेरा बैंक डेबिट हो जाएगा 3.5 लाख रुपए से। आसान वाला काम मैंने कर दिया, आइए मुश्किल वाला काम सोचते हैं। बैंक मेरा डेबिट हुआ 3.5 लाख रुपए से, और मेरा जो मुराहबा है, दैट इज मुराहबा जो फाइनेंसिंग वाला कंपोनेंट है, ये वाला मुराहबा फाइनेंसिंग,
उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा 2.5 लाख रुपए से, और 1 लाख रुपए से मैं मुरहाबा का जो रिसीवेबल डे 1 पे मैंने बुक किया था, प्रॉफिट का रिसीवेबल, मुरहाबा प्रॉफिट का रिसीवेबल, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। उम्मीद है क्लास या कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और सर इसको अकाउंट्स में डिस्क्लोज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। दिसंबर 31 को जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर एक मेरे पास आ रहा होगा मुरहाबा प्रिंसिपल का रिसीवेबल विच इज 7.5 लाख रुपए, क्योंकि जब मैंने 10 लाख से उसको डेबिट किया था और 2.5 लाख मुझे रिसीव हो गए हैं, तो ये 7.5 लाख से आ रहा होगा। सर मेरे पास प्रॉफिट रिसीवेबल आ रहा होगा मुरहाबा का 3 लाख रुपए, 1050 इसका टोटल ग्रॉस हो गया। सर इसमें से मैं अपनी जो अनएर्न्ड इनकम है, यानी जो डेफर्ड ग्रॉस मुराबा है, डेफर्ड मुराबा इनकम है, उसको मैंने माइनस कर देना है, और मेरे पास नेट बैलेंस शीट के अंदर 7.5 लाख रुपए बैलेंस आ रहा होगा मुराबा का। और सर मैं पीएनएल में क्या लेके जाऊंगा, सिंपल मुराबा इनकम लेके जाऊंगा, और वो होगी 1 लाख रुपए। तो क्लास ये था हमारा टॉपिक मुराहबा के हवाले से। उम्मीद है बहुत आपको समझ आया होगा और क्लियर हो गया होगा। मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करूंगा वो करूंगा IFRS फॉर SMEs एंड ऑनवर्ड्स IFRS 1 एंड सो ऑन। इसके अलावा भी कोई टॉपिक हो जो आप मुझसे पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो आप मुझे कह सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको उस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।